क्या साइंस आपको टफ लगती है? क्लास 9, 10, 11, 12 या नर्सिंग और फार्मेसी के एग्जाम्स? टेंशन छोड़ो। वेलकम है आपका साइंस अड्डा पर, जहां कॉन्सेप्ट्स होते हैं बिल्कुल क्लियर, इजी एक्सप्लेनेशंस, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट और स्मार्ट स्टडी टेक्निक्स के साथ सक्सेस अब है गारंटीड। अभी सब्सक्राइब करें साइंस अड्डा और अपनी लर्निंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जाए। everyone, myself शशांक उपाध्याय एंड यू आर वाचिंग साइंस अड्डा। सो बच्चों, आज हम हाजिर हैं आपके सामने एक नया वीडियो लेके, और आज की वीडियो होने वाली है हमारे किस टॉपिक पे, अस्थमा के ऊपर। सो बच्चों, आज हम ये पढ़ेंगे कि अस्थमा क्या होता है, अस्थमा डिजीज़ बेसिकली होती किस चीज़ की वजह से है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसकी हम लोग डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं, मीन्स टू से बेटा कि हम लोग इस डिजीज़ को कैसे पता लगा सकते हैं कि हमें अस्थमा हुआ है या फिर किसी भी पेशेंट को अस्थमा हुआ है। एज वेल एज बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं कि इसमें कौन कौन सी ड्रग्स होती हैं, उन ड्रग्स का मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, उन ड्रग्स की क्लासिफिकेशन क्या होती है। आज की वीडियो में हम ये सब पढ़ेंगे। तो चलिए बेटा, बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए बेटा, यहाँ पे मेंशन है इंट्रोडक्शन टू अस्थमा। तो बेटा हम पढ़ेंगे कि अस्थमा होता क्या है। तो बेटा ये टॉपिक शुरू करने से पहले और अस्थमा के बारे में जानने से पहले हम ये देखते हैं अपने अगल बगल, या फिर ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे अगल बगल क्या कोई ऐसा पेशेंट है जिसको अस्थमा हुआ है। आप अपने अगल बगल एक बार देखिएगा तो आपको देखने को ज़रूर मिलेगा कि आपके घर के अगल बगल कुछ ऐसे बुजुर्ग लोग होंगे, या फिर कुछ ऐसे बच्चे होंगे, या कुछ ऐसे पेशेंट्स होंगे जिनको सांस लेने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है। यानी कि वो जब सांस लेते हैं तो बहुत फोर्सफुली सांस लेते हैं और एक विस्लिंग की साउंड आती है जब वो सांस लेते हैं। ठीक है बेटा, तो ऐसे पेशेंट्स या फिर ऐसे लोगों को हम लोग कह सकते हैं कि वो अस्थमा से ग्रसित हैं, यानी कि उन्हें अस्थमा हुआ है। ठीक है, तो बेटा हम कह सकते हैं कि अस्थमा एक ऐसी डिजीज़ होती है जो कि कहाँ होती है, आपके लंग्स में होती है, क्योंकि सांस लेने में हम लोग जानते हैं कि प्रॉब्लम होती है लोगों को। उसी के साथ साथ बेटा हम ये भी कह सकते हैं कि अस्थमा के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें क्या होता है, हमें ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं कि वो फोर्सफुली ब्रेथ करेंगे। उसी के साथ साथ बेटा एक विजलिंग साउंड आएगी जब वो सांस लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम पढ़ लेते हैं कि अस्थमा होता क्या है। तो देखिए बेटा, यहाँ पे मेंशन है अस्थमा इज अ क्रोनिक कंडीशन। क्रोनिक कंडीशन होती है आपकी अस्थमा, जो कि लॉन्गर ड्यूरेशन से आपको हुई रखी है। ठीक है, और इसकी वजह से क्या होता है बेटा, इन्फ्लामेशन होता है। कहाँ इन्फ्लामेशन होता है बेटा, आपके लंग्स में इन्फ्लामेशन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है बेटा, आपके जो एयरवेज होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो नैरो हो जाते हैं। यानी कि पहले जो एयरवे था वो आपका कुछ इस तरह का था, बट यहाँ पे क्या हुआ, इन्फ्लामेशन हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ बेटा कि यहाँ पे जो म्यूकस की लाइनिंग थी वो क्या हो गई, थोड़ी ज़्यादा हो गई। तो बेटा अब क्या हुआ कि जिस अमाउंट से आप एयर ले रहे थे और एयर फिल हो रही थी आपके लंग्स में, अब उस अमाउंट से एयर ना आप इनहेल कर पाएंगे और ना ही आपके लंग्स में उस अमाउंट की एयर फिल हो पाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा बेटा कि आपके बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स अकर होंगी। ठीक है, अब बेटा अस्थमा क्यों होता है और इनके फैक्टर्स क्या होते हैं जो इसको कॉज कराते हैं। ठीक है, तो चलिए हम जान लेते हैं। यहाँ पे देखिए बेटा मेंशन है अस्थमा कैन बी ट्रिगर्ड बाय वेरियस फैक्टर्स इंक्लूडिंग एलर्जेंस। एलर्जेंस में क्या क्या आ सकता है बेटा, आपका डस्ट आ सकता है, या फिर पॉलन ग्रेन्स जो आपके फूल पौधे में होते हैं वो भी आ सकते हैं। उसी के साथ साथ एयर पोल्यूशन, कोल्ड एयर, एक्सरसाइज एंड रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन भी कॉज हो सकते हैं आपके इन्फ्लामेशन के। तो बेटा कोई भी एक स्पेसिफिक रीजन नहीं है अस्थमा का। अस्थमा का कोई भी रीजन हो सकता है बेटा, यहाँ पे पॉलन ग्रीन भी हो सकता है, डस्ट भी हो सकता है, कोई आपको एलर्जी है किसी चीज़ से, उससे भी आपको अस्थमा हो सकता है। अस्थमा जो है वो क्या है, आपका एक क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है। अब क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ का मतलब बेटा होता है कि इन्फ्लामेशन जो हुआ है आपके लंग्स में वो क्या है, एक लॉन्गर ड्यूरेशन से है। मैंने आपको पहले भी बता रखा है, क्रोनिक का मतलब होता है बेटा बहुत लॉन्गर ड्यूरेशन से कोई चीज़ हो। तो हम ये कह सकते हैं कि अस्थमा आपकी एक ऐसी डिजीज़ होती है जिसमें क्या होता है कि जो इन्फ्लामेशन होता है वो आपके कहाँ होता है, लंग्स में होता है, और जो इन्फ्लामेशन है वो बहुत लॉन्गर ड्यूरेशन से हो रखा है आपको। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है बेटा, आपके जो एयरवेज होते हैं उनमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लामेशन देखने को मिल जाता है। ठीक है, इन्फ्लामेशन कहाँ पे हो रहा है, आपके लंग्स में, और लंग्स में भी कहाँ पे, एयरवेज में। एयरवेज मीन्स टू से बेटा ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, उसके बाद आपका ट्रैकिया, ये सारी चीज़ों में क्या हो रहा है, आपका इन्फ्लामेशन कॉज हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आपको रिकरिंग एपिसोड्स ऑफ ब्रीथिंग डिफिकल्टी देखने को मिल रही है किसी भी पेशेंट में। ठीक है, जिसकी वजह से बेटा यहाँ पे क्या होता है, आपके जो एयरवेज होते हैं उनमें क्या होता है, पहले तो वहाँ पे जो म्यूकस होता है उसका प्रोडक्शन हाई हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो नैरो हो जाते हैं, और ब्रोंक्यूलर जो हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है बेटा, आपको कुछ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। वो सिम्टम्स क्या हैं, पहला तो वीजिंग, दूसरा शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, तीसरा क्या है, आपका जो चेस्ट होता है वहाँ पे आपको टाइटनेस फील होगी, यानी कि आप ढंग से सांस नहीं ले पाओगे, कह सकते हैं हम एक नॉर्मल लैंग्वेज में जकड़न काइंड ऑफ आपको फील होगी आपके चेस्ट में। उसी के साथ साथ आप टॉकिंग भी करेंगे, और ये जो चीज़ें होंगी आपको बेसिकली नाइट में या फिर अर्ली मॉर्निंग में देखने को मिलेंगी किसी भी पेशेंट में। इसको किन किन फैक्टर से ट्रिगर किया जा सकता है, या फिर कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो इसको ट्रिगर करते हैं। तो पहला तो एलर्जन होता है, एलर्जन में आपका कौन कौन सा आ जाएगा, डस्ट एंड पॉलन ग्रेन्स आ जाएंगे। उसी के साथ एयर पोल्यूशन, कोल्ड एयर, एक्सरसाइज एंड रिस्पायरेटरी इन्फेक्शंस, ये सारी मेजर कॉजेज हैं आपके अस्थमा के लिए। तो कोई भी पेशेंट हो उसमें ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी कि उनको ये सारी चीज़ों से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर हम डायग्नोसिस कर रहे हैं किसी पेशेंट का, तो हम उसकी जब हिस्ट्री चेक करेंगे तो हमको ये पूछना पड़ेगा कि क्या उसे किसी चीज़ से एलर्जी है या नहीं। ठीक है बेटा, अब हम चलिए और थोड़ा सा अस्थमा के बारे में जान लेते हैं। बेटा यहाँ पे मेंशन है कि ऑल दो इट कांट बी कम्प्लीटली क्योर, यानी कि आपका अस्थमा जो है वो प्रॉपर्ली क्योर नहीं हो सकता, उसका कोई भी एक प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है।
हाँ, इसको क्या कर सकते हैं हम लोग मैनेज कर सकते हैं और प्रॉपर मेडिकेशन से हम लोग जो इसके ट्रिगर्स हैं यानी कि कोई भी ऐसा कंपाउंड जो हमें अस्थमा कॉज़ करवा रहा है उसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हम लोग मैनेज करके अस्थमा को कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं अब कि अस्थमा के सिम्पटम्स क्या होते हैं। तो चलिए अब हम समझ लेते हैं कि अस्थमा के कौन-कौन से कॉमन सिम्पटम्स हैं और हमें हर एक पेशेंट में देखने को मिलेंगे। तो सपोज़ करिए आपका एक दोस्त है जिसका नाम है चमन। ये आपके पास आया और इसने आपको बोला कि भाई मुझे कुछ सिम्पटम्स देखने को मिल रहे हैं आजकल जब भी मैं सुबह उठता हूँ या फिर रात में सोने जाता हूँ। तो वो आपको बताएगा कुछ सिम्पटम्स जो कि आपको याद रखना है। पहला सिम्पटम उसने बताया आपको कि भाई मुझे शॉर्टनेस हो रही है ब्रीथ में, यानी कि मैं जो साँस ले रहा हूँ वो बहुत कम ले पा रहा हूँ, मुझे बहुत डिफ़िकल्टी हो रही है साँस लेने में। ठीक है? तो पहला उसने क्या बताया? शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग। दूसरा उसने बोला कि भाई मुझे व्हिज़लिंग साउंड्स आते हैं जब भी मैं साँस लेता हूँ, यानी कि ऐसा लगता है कि सीटी बज रही हो। ठीक है? तो दूसरा उसने आपको बताया क्या? कि व्हिज़लिंग साउंड्स आते हैं। तीसरा उसे क्या लगता है कि तीसरा उसे ये प्रॉब्लम फ़ील होती है कि उसकी जो चेस्ट है उसमें टाइटनेस यानी कि जकड़न फ़ील होती है उसे। ठीक है? तो तीसरा पॉइंट उसने क्या बताया कि भाई मुझे टाइटनेस फ़ील होती है चेस्ट में। उसी के साथ-साथ उसने बोला कि भाई मुझे कफ़िंग भी आती है और बहुत सारी म्यूकस भी निकलती है। ठीक? और ये कब-कब होता है? बेसिकली नाइट में होता है या फिर अर्ली मॉर्निंग में मुझे देखने को मिलता है। तो आप बोलोगे ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है, पहले हम इसकी क्या करते हैं डायग्नोसिस करते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे क्या कि अस्थमा की हम लोग डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं। ठीक है? आप और आपका दोस्त चमन दोनों कहाँ गए डायग्नोसिस कराने के लिए। उससे पहले क्या हुआ? उससे पहले डायग्नोसिस जो कर रहा था पर्सन उसने आपसे पूछा कि क्या आपको किसी चीज़ की वजह से एलर्जी तो नहीं है? तो बेटा हम अब पढ़ने जा रहे हैं कि बेसिकली कौन-कौन से कॉजेज़ हैं जो आपको अस्थमा करवा सकते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ कॉजेज़ को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला उसने आपसे पूछा कि क्या आपके फैमिली में कोई भी ऐसा पर्सन तो नहीं है जिसको अस्थमा हुआ रखा हो? यानी कि आपके दादा-दादी, पापा-मम्मी जिसकी वजह से क्या हुआ हो आपको अस्थमा की प्रॉब्लम देखने को मिली हो। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको जो पर्सन डायग्नोसिस कर रहा था आपसे और आपके दोस्त चमन से उसने पूछा कि भैया आपको कोई भी जेनेटिक फैक्टर या फिर फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है आपके फैमिली में जिसमें आपके किसी भी फैमिली मेंबर को अस्थमा हुआ रखा हो? तो आपने बोला कि भैया ऐसा तो कुछ नहीं है। ठीक? तो पहला आपको पॉइंट क्लियर हो गया कि जेनेटिक फैक्टर भी एक कॉज़ होता है किस चीज़ का? आपके अस्थमा का। ठीक है? उसी के साथ-साथ हम सेकंड पॉइंट देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है एनवायरमेंटल ट्रिगर्स, यानी कि आपसे उसने सेकंड पॉइंट बोला एनवायरमेंटल ट्रिगर्स जो है बेटा जनरली उससे भी अस्थमा होता है। तो क्या आपको उससे कोई प्रॉब्लम है? तो आपके दोस्त ने कहा कि हाँ, उसे कभी-कभी डस्ट और स्मोक से भी प्रॉब्लम होती है और साथ ही साथ जब बाहर जाता है बिना मास्क लगाए तो उसे एयर पॉल्यूशन की वजह से भी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो बेटा अब आपको पता चल गया है कि जो अस्थमा है वो एनवायरनमेंट की वजह से भी हमें हो सकता है कभी-कभी। कैसे? बाय द डस्ट, स्मोक, एयर पॉल्यूशन एंड पॉलन। पॉलन बेटा क्या होता है कभी-कभी देखा जाता है स्पेशल केसेस में कि किसी-किसी पर्सन को पॉलन ग्रेन से भी एलर्जीज़ होती हैं। यानी कि जब हम फ्लावर को स्मेल करते हैं तो क्या होता है पॉलन ग्रेन जो होते हैं बाय द रूट ऑफ एयर वो हमारे क्या होते हैं नेज़ल पैसेज में एंटर कर जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो पेशेंट जिनको पॉलन ग्रेन से एलर्जी होती है उनको क्या होता है कि अस्थमा का सिम्पटम्स देखने को मिलता है। उसके साथ-साथ बेटा रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस भी कभी-कभी क्या होते हैं मेजर कॉजेज़ होते हैं। तो अब आपको और आपके दोस्त को दोनों लोग को पता चल गया है कि एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से भी क्या होता है कि हमें अस्थमा के सिम्पटम्स देखने को मिलते हैं। उसी के साथ-साथ उस पर्सन ने जो डायग्नोसिस कर रहा था उसने ये पूछा, अच्छा ये बताओ क्या तुम्हें ठंडी में भी ये चीज़ें देखने को मिलती हैं? ये प्रॉब्लम आपको ठंडी में भी होती है क्या? तो आपके दोस्त ने कहा हाँ, उसे ये चीज़ें ठंडी में भी देखने को मिलती है। यानी कि आपके दोस्त को 2 चीज़ों से प्रॉब्लम है। पहला तो क्या एनवायरमेंटल ट्रिगर्स यानी कि एनवायरमेंटल फैक्टर से भी उसको प्रॉब्लम है, जैसे कि डस्ट, स्मोक, एयर पॉल्यूशन, पॉलन ग्रेन्स इन सब के साथ-साथ उसे वेदर यानी कि कोल्ड वेदर में भी उसे ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ठीक है? तो अब आपको पता चल गया है कि जो हमारे अस्थमा के पेशेंट्स होते हैं उनको बहुत डिफरेंट तरीके से ये प्रॉब्लम हो सकती है और उनके अंदर हमें सिम्पटम्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है? तो उस डायग्नोसिस वाले पर्सन ने बोला ठीक है आइए अब हम कुछ डायग्नोसिस करते हैं जिसकी वजह से हमें पता चलेगा कि क्या आपको अस्थमा है या नहीं। तो देखो बच्चा अब आप अपने फ्रेंड चमन के साथ और वो जो भैया जो डायग्नोसिस कर रहे थे उनके साथ अब उनके डायग्नोसिस सेंटर पे आए। अब उन्होंने बोला कि भैया मैं आपके कुछ टेस्ट परफॉर्म करूँगा जिससे कि आपको पता चलेगा कि आपको अस्थमा है या नहीं। तो उन्होंने कुछ टेस्ट के नाम बताए। पहला जो टेस्ट था उसे उन्होंने क्या बोला स्पायरोमेट्री टेस्ट। इसमें उन्होंने बताया कि इसमें हम लोग लंग की फंक्शनिंग को चेक करते हैं। ठीक है? फिर उन्होंने बोला कि अब हमारा जो दूसरा जो टेस्ट है उसका नाम क्या है पीक फ्लो मीटर टेस्ट। ठीक है? या फिर हम कह सकते हैं कि इस टेस्ट में हम लोग एयर फ्लो को चेक करते हैं कि हमारी लंग से एयर फ्लो कितनी हो रही है। उसके बाद हम साथ ही साथ एलर्जन टेस्ट भी करते हैं और कभी-कभी हम एक्सरे भी लेते हैं। ठीक है? तो इन्होंने बोला कि बेसिकली हम केवल आपके 4 टेस्ट करेंगे। ठीक है? अब क्या हुआ बेटा, अब देखिए ये आपका दोस्त था, ठीक है? इसका भैया ये बहुत परेशान है, इसको लग रहा है कि भैया इसको अस्थमा हो गया। तो इसको क्या हुआ कि अस्थमा पॉजिटिव रिजल्ट इसका आया। अब उन भैया ने बोला अब तो आपको ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा। तो उससे पहले आपके अंदर क्यूरियोसिटी ये जागी कि आपका जानने का मन था कि असली में बॉडी में होता क्या है? कैसे हमारा जो एलर्जन है वो कैसे हमारी बॉडी में जाता है और हमें एलर्जी कॉज़ करता है जिसकी वजह से हमें इन्फ्लेमेशन होता है और हमें इतनी सारी प्रॉब्लम्स और इतनी सारी मेडिकेशन लेने की ज़रूरत पड़ती है। तो सेम आपकी जो क्यूरियोसिटी थी वही आपके फ्रेंड की भी क्यूरियोसिटी थी। तो आप दोनों डॉक्टर के पास गए और फिर डॉक्टर ने आपको समझाया कि बेटा ऐसे-ऐसे होता है। तो वो जो प्रोसेस जो डॉक्टर ने आपको समझाया, अब वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि वो आखिर में प्रोसेस क्या था। तो चलिए अब हम प्रोसेस को हम लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ लेते हैं। तो देखो बच्चे, अब आपका दोस्त और वो डायग्नोसिस वाले भैया, वो तीनों लोग कहाँ पहुँचे? डॉक्टर के पास, ठीक है?
अब आपने सारी समस्या जो भी थी आपके दोस्त की आपने डॉक्टर साहब को बताई, ठीक है। क्या क्या बताया एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं हम। पहला आपने बताया कि जो मेरा दोस्त है चमन, उसको बेसिकली रात में और मॉर्निंग के टाइम पे सांस फूलती है, ठीक है। सांस फूलने का मतलब डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग होती है उसे। उसी के साथ साथ उसके चेस्ट में टाइटनेस फील होती है, यानी कि उसके चेस्ट में जकड़न भी है। उसी के साथ साथ स्प्लिट आउट करता है म्यूकस भी कभी कभी। उसी के साथ साथ एक विजलिंग साउंड भी जब वो सांस लेता है तो सुनाई देती है, ठीक। तो डॉक्टर ने ये कंडीशन समझी और फिर डॉक्टर ने डायग्नोसिस वाले जो भैया थे उनसे रिपोर्ट मांगी। तो जो भी रिपोर्ट थी, चाहे वो कौन कौन सी टेस्ट की हमारी रिपोर्ट थी, चाहे वो स्पायरोमेट्री टेस्ट हो, ठीक है, या फिर हमारा एक्सरे देखे, और उसके बाद फिर उन्होंने आपको बताया कि हाँ आपका जो अस्थमा है वो पॉजिटिव है, ठीक। अब हम बात करेंगे कि उन्होंने कैसे आपको समझाया कि अस्थमा कैसे कैसे होता है और उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती हैं हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। उसकी वजह से क्या क्या चेंजेस होते हैं हमारी बॉडी में और कौन कौन सी सेल्स एक्ट करती हैं जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन अकर हो जाता है हमारे लंग्स में, ठीक है। तो चलिए अब हम समझ लेते हैं कि डॉक्टर साहब हमें क्या समझाना चाह रहे हैं। पहला डॉक्टर ने क्या बोला कि आपका दोस्त जो चमन था वो एक्सपोज हुआ किसी से एलर्जन से, जिसकी वजह से क्या हुआ कि आपके बॉडी के अंदर की जो इम्यून सेल थी वो क्या हो गई, एक्टिवेट हो गई। और कौन सी सेल वो एक्टिवेट हुई, T2 हेल्पर सेल एक्टिवेट हुई, जिसकी वजह से क्या हुआ, IgE एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन हुआ, ठीक। जब ये IgE एंटीबॉडी बेटा बन जाती है आपके सेल में तो ये बाइंड करती है किसके साथ, मास्ट सेल के साथ, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है बेटा कि जब ये मास्ट सेल जो होती हैं डीग्रैनुलेट हो जाती हैं तो ये इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स या फिर इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स को रिलीज करती हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे मेंशन है थर्ड पॉइंट में मास्ट सेल एक्टिवेशन। यहाँ पे क्या होता है देखिए बेटा, जो मैंने अभी आपको बताया और डॉक्टर साहब ने आपको आपके दोस्त को और डायग्नोस्टिक्स जो पर्सन है उसको बताया कि IgE एंटीबॉडी मास्ट सेल के साथ जब बाइंड कर जाती है तो उसके बाद फिर क्या होता है, वो डीग्रैनुलेट जब होती है तो वो रिलीज करती है हिस्टामिन ल्यूकोट्रिन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ये रिलीज करती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इन्फ्लामेटरी इफेक्ट देखने को मिलता है, ठीक है। अब डॉक्टर ने बताया बेटा कि जो इन्फ्लामेटरी इफेक्ट्स हैं, ठीक है, जो कि इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स यानी कि हिस्टामिन ल्यूकोट्रिन्स एंड प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से जो अकर हो रहे हैं वो कौन कौन से हैं। पहला तो ब्रोंको कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है बेटा, सॉरी, ब्रोंको कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, म्यूकस का सिक्रेशन, जैसा कि आपके दोस्त चमन ने ही स्टार्टिंग में बताया था कि कभी कभी क्या होता है उसे म्यूकस बहुत ज़्यादा आती है, ठीक है, तो वो क्या करता है उसे स्प्लिट आउट करता है। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, म्यूकस का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, किसकी वजह से, हिस्टामिन ल्यूकोट्रिन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से म्यूकस का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। उसी के साथ साथ क्या होता है बेटा, ब्रोंको कॉन्ट्रैक्शन भी हो जाता है, ठीक है। ब्रोंको कॉन्ट्रैक्शन जब हो जाता है तो एयरवेज नैरो हो जाते हैं, ठीक। उसी के साथ वैसोडाइलेशन और एडिमा यानी कि स्वेलिंग ऑफ एयर वॉल्स भी देखा जाता है, ठीक है। अब आपको पता चल गया है बेटा कि इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स क्या करते हैं। इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स होते क्या हैं, इनके नाम क्या होते हैं, ठीक है, मास्ट सेल कैसे बाइंड करती है IgE एंटीबॉडी से, ठीक है। जिसके बाद क्या होता है बेटा कि रिक्रूटमेंट होता है किसी से इन्फ्लामेटरी सेल्स का। इन्फ्लामेटरी सेल्स कौन कौन सी, इसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, मोर टी सेल्स, ये सब क्या करती हैं बेटा, ये सब आपके साइटोकाइनिन्स को रिलीज करती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है और ज़्यादा इन्फ्लामेशन कॉज होता है, ठीक है। जिसकी वजह से जो आपका एयर वे होता है वो क्या होता है, हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस हो जाता है उसमें। जिसकी वजह से क्या होता है बेटा कि अगर हल्का सा भी एलर्जी होती है तो वो क्या करता है, वो और ज़्यादा ओवर रिएक्ट करने लगता है, ठीक है। जैसे कि क्या होता है, लड़कियों को मारने जाओ तो क्या करती हैं, अगर आप हल्का सा उनको मार दिए तो वो ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट करना शुरू कर देती हैं। उसी तरीके से क्या होता है बेटा कि यहाँ पे आपका जो एयरवेज होते हैं वो क्या करते हैं, वो ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं, ओवर रिस्पॉन्सिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमें और ज़्यादा इन्फ्लेमेशन देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद बेटा यहाँ पे क्या होता है, क्रोनिक चेंजेस अकर हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे एयरवेज की रिमॉडलिंग हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि थिकनेस ऑफ द एयरवे यहाँ पे क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। स्मूथ मसल जो होती है उसकी क्या हो जाती है, हाइपरट्रॉफी हो जाती है। उसी के साथ साथ क्या होता है बेटा, एक्सेस म्यूकस ग्लैंड्स लीड टू परसिस्टेंट नैरोइंग, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे म्यूकस जो सिक्रीशन हो रहा होता है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, म्यूकस ग्लैंड के द्वारा जो सिक्रीशन हो रहा होता है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके जो एयरवेज होते हैं वो कंटिन्यूसली क्या हो जाते हैं बेटा, धीरे धीरे और नैरो होते चले जाते हैं, ठीक है। तो डॉक्टर ने आपको ये सारी चीज़ें बताई, ठीक। आई होप अब आप लोग को समझ आया होगा कि इन्फ्लामेशन कैसे होता है हमारे लंग्स में और क्या क्या चीज़ें हम लोग को फेस करनी पड़ती हैं, कौन कौन सी सेल्स कैसे कैसे फंक्शन को परफॉर्म करती हैं, ठीक है। आई होप अब आप लोग को ये चीज़ प्रॉपर्ली समझ आ गई होगी। तो बेटा देखो अब क्या हुआ, अब डॉक्टर ने आपको सारा मैटर एकदम समझा दिया कि देखो अपन के साथ ये चीज़ें होती हैं तो ये सारी चीज़ें अपने को फेस करनी पड़ती है। तो भाई ये चीज़ समझ जाओ कि अब तुम्हें इन एलर्जन से बच के रहना है और ऐसे ऐसे प्रोसेस होता है जिसकी वजह से तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो चमन भाई तुम्हें अब बच के रहना है। तो डॉक्टर ने ये भी कहा कि अब जो दवा लिखने जा रहा हूँ ये दवा तुम्हें टाइमली लेनी है और टाइमली अगर नहीं लिए तो भैया समझ लो टिकट कट चुकी है तुम्हारी। तो उन्होंने ड्रग्स प्रिस्क्राइब की, तो वो ड्रग्स कुछ इस तरीके से हैं। चलिए उससे पहले हम लोग ड्रग जानने से पहले उसके क्लासिफिकेशन को जान लेते हैं, ठीक है। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि ड्रग का क्लासिफिकेशन कैसे है, ठीक। तो ड्रग्स क्या है और उनका क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहली कैटेगरी की जो बेटा ड्रग है वो क्या है, ब्रोंकोडायलेटर्स। यहाँ पे क्या हो रहा है बेसिकली बेटा, हम जब तक नहीं समझ पाएंगे तब तक हम कोई भी ड्रग्स को याद नहीं रख पाएंगे। तो हमें प्रोसेस हमेशा अपने दिमाग में बैठा के लेकर चलनी है कि हमारा अस्थमा में जो एयरवेज हैं वो क्या हो जाते हैं, नैरो हो जाते हैं। तो उन्हें हमें क्या करना होगा, डायलेट करना होगा, जिसकी वजह से क्या होगा बेटा कि हम पहले के जैसे प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इनहेल कर सकते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल आउट कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके जो एयरवेज है इसमें क्या हो रहा है, म्यूकस का फॉर्मेशन हो जा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है बेटा कि ये जो एयरवेज है वो क्या हो जा रहे हैं, नैरो हो जा रहे हैं, ठीक है। तो हमें इनको क्या करना है, डायलेट करना है। तो हम क्या लेंगे, ब्रोंको डायलेटर्स लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सी है, शॉर्ट एक्टिंग में बीटा-2 एगोनिस्ट, ठीक है। बीटा-2 एगोनिस्ट में बेटा कौन सी ड्रग्स आती हैं, पहली ड्रग जो है वो क्या क्या है, सल्बुटामॉल एंड टेब्यूटालिन, ठीक। ये दो ड्रग्स हैं जो हमारे शॉर्ट एक्टिंग में आती हैं
और किस पे एक्ट करती हैं, बीटा 2 एगोनिस्ट की तरह एक्ट करती हैं, ठीक है। उसी तरीके से बेटा हमारी जो लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए जो ड्रग है जो कि एक्ट करेगी हमारे बीटा 2 एगोनिस्ट पे, ठीक है, या फिर बीटा 2 एगोनिस्ट की तरह एक्ट करेगी, वो यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। उसी तरीके से हमारी मिथाइल जेंथिन कैटेगरी की भी ड्रग होती हैं जिसमें कि हमारी थायोफाइलिन एंड अमीनोफाइलिन ड्रग्स आती हैं, ठीक है। और कौन कौन सी ड्रग्स हमें प्रिस्क्राइब की जा सकती है, हमें प्रिस्क्राइब की जा सकती है एंटीकोलिनर्जिक ड्रग, ठीक है। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग में कौन कौन सी ड्रग्स होंगी, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड एंड ट्रायोट्रोपियम, ठीक। इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड जो होगी बेटा वो शॉर्टर एक्टिंग ड्रग होगी, एज वेल एज ट्रायोट्रोपियम जो होगी बेटा वो क्या होगी, वो लॉन्गर एक्टिंग ड्रग होगी। तो बेटा अब डॉक्टर ने बोला बेटा मैं तो तुम्हारा ब्रोंको डायलेटर तो प्रिस्क्राइब कर दे रहा हूँ, यानी कि तुम्हारे जो ब्रोंक्यूल्स हैं वो डायलेट तो हो जाएंगी, बट अब जो इन्फ्लेमेशन हुआ है उसको सही करने के लिए कुछ ना कुछ दवा जरूर देनी पड़ेगी। तो चलो अब हम एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स के बारे में पढ़ लेते हैं जो कि इन्फ्लेमेशन को क्या करेंगी, रोकेंगी, ठीक। ब्रोंकोडायलेटर दे दिए और ब्रोंकोडायलेटर क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बीटा 2 एगोनिस्ट की तरह एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये जो ड्रग होंगी ये इन्फ्लेमेशन को रोकेंगी, यानी कि इन्फ्लेमेटरी एरिया पे एक्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली जो ड्रग है हमारी वो क्या है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है, ठीक। तो चलो इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होती क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मेंशन है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ठीक। तो सबसे पहले इसमें क्या है, ब्यूटासोनाइड्स है, ठीक है। उसी तरीके से बाकी ड्रग्स हैं, ठीक। यहाँ पे क्या है, ओरल सिस्टमैटिक भी हैं जैसे कि प्रेडनिसोलोन, हाइड्रोकॉर्टिसोन, ये सारे ड्रग्स भी हम लोग प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। उसी के साथ साथ बेटा ल्यूकोट्रिन मॉडिफायर्स, ल्यूकोट्रिन हम लोग याद करें अगर तो यहाँ पे हमारा ल्यूकोट्रिन और आपका प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज हो रहा था, तो उस ल्यूकोट्रिन को स्टॉप करने के लिए हम लोग कौन कौन सी ड्रग्स दे सकते हैं, तो यहाँ पे मॉन्टेलुकास्ट है, ठीक है। फिर यहाँ पे है जेफ्रीलुकास्ट, ठीक। तो ऐसे ही ड्रग्स हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं अपने पेशेंट्स को, ठीक है, जिसकी वजह से ल्यूकोट्रिन्स जो है मॉडिफायर्स वो एक्ट कर सकें इन्फ्लेमेटरी एरिया पे, ठीक है। उसी तरीके से डॉक्टर ने और बताया बेटा कि यहाँ पे बायोलॉजिक एंड सम कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स आर आल्सो प्रोवाइड टू द पेशेंट इफ देयर इज एनी सीवियर कंडीशन, ठीक। यानी कि सीवियर कंडीशन में भी हम लोग कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स पेशेंट को प्रोवाइड करवाते हैं जिसकी वजह से उन्हें लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन फेस ना करना पड़े, ठीक है। आई होप अब आप लोग को समझ आया होगा कि कौन कौन सी ड्रग्स किस किस कैटेगरी में रखी गई हैं, इनके कैसे कैसे फंक्शन होते हैं। तो चलो अब हम इनके मोड ऑफ एक्शन को समझ लेते हैं कि ये कैसे ड्रग्स परफॉर्म करती हैं अपने फंक्शन को इनसाइड अवर बॉडी, ठीक। तो बेटा अगर हम लोग एक बार अपने जो क्लासिफिकेशन है उसको रिवाइज करें तो सबसे पहली ड्रग हमने पढ़ी थी बीटा 2 एगोनिस्ट, ठीक है। बीटा 2 एगोनिस्ट ड्रग जो है वो बेसिकली कैसे एक्ट करती है, वो कैम्प पे एक्ट करती है, कैम्प के प्रोडक्शन को बढ़ा देती है, जिसकी वजह से क्या होता है बेटा, ब्रोंकोडायलेशन की प्रोसेस परफॉर्म हो जाती है, यानी कि जो ब्रोंक्यूल्स हमारे कॉन्स्ट्रिक्ट थे, ठीक है, किसकी वजह से, म्यूकस सिक्रीशन की वजह से कॉन्स्ट्रिक्ट थे, ठीक है। उसमें क्या हुआ था, म्यूकस ज़्यादा भर गई थी, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा था कि हमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हो रही थी ब्रीथ लेने में। वहाँ पे क्या हो रहा है, कैम्प का प्रोडक्शन ज़्यादा हो जा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है बेटा, ब्रोंक्यूल्स का डायलेशन हो जा रहा है, यानी कि ब्रोंकोडायलेशन हो जा रहा है, ठीक है। उसी तरीके से बेटा हमारी जो नेक्स्ट ड्रग है यानी कि मिथाइल जेंथिन, मिथाइल जेंथिन किस पे एक्ट करती है बेटा, पीडीई इनहिबिटर होती है बेटा, जिसकी वजह से क्या होता है, ये बेसिकली आपके कैम्प को इंक्रीज कर देती है और ये भी क्या करती है बेटा, आपका ब्रोंक्यूल डायलेशन कराती है, ठीक है। उसी तरीके से हमारी एंटीकोलिनर्जिक ड्रग होती है वो M3 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ब्रोंको कॉन्स्ट्रक्शन जो होता है वो क्या हो जाता है बेटा, स्टॉप हो जाता है और आपके जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डायलेट हो जाते हैं। उसी तरीके से हमारी जो ड्रग है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ये क्या करती है, इन्फ्लेमेशन एंड साइटोकाइनेंस को क्या कर देती है, डिक्रीज कर देती है, ठीक। अब आई होप आप लोग को समझ आया होगा कि इनकी बेसिकली मोड ऑफ एक्शन क्या क्या होते हैं और कैसे कैसे ये लोग अपने एक्शन को परफॉर्म करते हैं। हमारी जो और ड्रग्स थी उनमें कौन सी ड्रग्स थी बेटा, ल्यूकोट्रिन मॉडिफायर्स भी थी, ठीक है, जो कि क्या करती हैं बेटा, बेसिकली ल्यूकोट्रिन्स जो आपके होते हैं जो रिलीज हो रहे होते हैं, यानी कि आप पे इन्फ्लेमेशन कॉज करवा रहा है, तो उसको ब्लॉक कौन करता है, ल्यूकोट्रिन मॉडिफायर्स ब्लॉक करते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है बेसिकली आपके ल्यूकोट्रिन के रिलीज को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्रोंकोस्पाज्म जो आपको हो रहा होता है वो क्या होता है, वो खत्म हो जाता है, यानी कि स्टॉप हो जाता है, ठीक है। उसी तरीके से बेटा मास्ट सेल के ऊपर क्या हो रहा था बेटा, IgE एंटीबॉडी क्या कर रही थी, बाइंड कर रही थी, जिसकी वजह से क्या हो रहा था बेटा कि आपके मास्ट सेल का ग्रेनुलेशन होता था और जिसकी वजह से बेटा आपकी जो हिस्टामिन है, ल्यूकोट्रिन्स हैं और प्रोस्टाग्लैंडिन है, ये रिलीज हो रहे थे, जिसकी वजह से आपको इन्फ्लेमेशन हो रहा था, उसको स्टेबलाइज करने के लिए मास्ट सेल स्टेबलाइजर दिया जाता है। ये क्या करते हैं बेटा, आपके जो हिस्टामिन का रिलीज है उसको स्टॉप करवा देते हैं। उसी तरीके से बेटा बायोलॉजिक्स जो होते हैं वो बेसिकली टारगेट करते हैं IgE पे, ठीक है, IgE एंटीबॉडी पे, जिसकी वजह से क्या होता है, इम्यून रिस्पॉन्स जो होता है वो क्या होता है बेटा, डिक्रीज होता है। सेवरल टाइम्स बेटा ये इम्यून रिस्पॉन्स डिक्रीज होना बहुत अच्छी बात होती है, बट सेवरल टाइम्स ऐसा भी सिचुएशन होती है कि हम अपने इम्यून रिस्पॉन्स को अगर ज़्यादा नीचे कर लेते हैं, यानी कि ज़्यादा अपने कंट्रोल कर लेते हैं या फिर लो कर लेते हैं, तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, ठीक है। आई होप अब आप लोग को समझ आया होगा कि ड्रग्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसा होता है और ये अपने फंक्शन को इनसाइड दी बॉडी कैसे परफॉर्म करते हैं। तो चलिए अब हम कुछ प्रिवेंटिव मेथड्स को पढ़ लेते हैं जिसकी वजह से हम लोग अस्थमा से बचे रह सकते हैं। तो बेटा देखो हमारी सबसे पहली जो प्रिवेंशन टिप है जो कि आपके चमन दोस्त, ये जो आपका चमन दोस्त है जिसको डॉक्टर ने बताई है, वो क्या है बेटा कि भैया आपको सबसे पहले डस्ट, पॉलन ग्रेन से, स्मोक से, स्ट्रॉन्ग परफ्यूम से, केमिकल से, कोड एयर से एंड पोल्यूशन से, इन सब चीज़ों से तो भैया दूर रहना है, यानी कि प्रॉपर मास्क पहनना है आपको, क्या मास्क, ठीक है, प्रॉपर मास्क पहनना है आपको। उसके बाद क्या बोला गया है, अवे फ्रॉम द स्मोक एंड डोंट स्मोक, यानी कि सिगरेट विगरेट और नशेबाजी बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, क्योंकि हवाबाजी इसमें फूफू उड़ाने में नहीं, आपको मास्क पहनने में है, ठीक है। उसके बाद बेटा आपको सेकंड हैंड स्मोक बिल्कुल अवॉइड करना है, यानी कि आपको अपने दोस्तों के अगल बगल भी जो सिगरेट पी रहे हैं उन सबसे दूर रहना है, ठीक है। टेक प्रॉपर मेडिसिन, जो भी मेडिसिन प्रोवाइड की गई है उसको प्रॉपर लेना है, ठीक है। इनहेलर्स का यूज़ करना है, ठीक। प्रिस्क्राइब मेडिसिन को रेगुलर लेना है, एक भी डोज छोड़नी नहीं है, ठीक है। और
क्या करना है बेटा, अपने इन्वायरमेंट को क्लीन रखना है, अपने आप को प्रॉपर मेंटेन रखना है, हाइजीनिक वे में रखना है, ठीक है। तो आई होप अब आप लोग को समझ आया होगा कि आपको कौन कौन से प्रिवेंशन टिप्स लेने चाहिए अस्थमा से बचने के लिए, ठीक है। इसके साथ आपका ये लेक्चर आज खत्म होता है। आज आपने अस्थमा के बारे में सारी चीज़ें कंप्लीटली पढ़ ली, ड्रग्स का मोड ऑफ एक्शन पढ़ लिया, ड्रग्स कैसे एक्ट करती हैं आपकी बॉडी में, उनका क्लासिफिकेशन कैसा है, इस डिजीज़ को हम लोग डायग्नोस कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से प्रिवेंशन टिप्स होते हैं इस डिजीज़ से बचने के लिए। उसी के साथ साथ आज हमने पढ़ा कि इस डिजीज़ में कौन कौन से सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं, इसके मेजर कॉजेज़ क्या हैं, ये सारी चीज़ें हमें आज देखने को मिली। फिर से मिलते हैं बेटा आपके साथ एक नए वीडियो में नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अच्छे मार्क्स गेन करने के लिए हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट आप कमेंट सेक्शन में हमसे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।